बरसात की पहली बूंदें जैसे ही पुराने बस अड्डे की टूटी छत पर गिरने लगी, अंशुमान ने अपना बैग कंधे पर ठीक किया। 5 साल बाद वह अपने शहर देवगढ़ लौटा था। स्टेशन पर वही गंध, गीली मिट्टी और गर्म चाय, वही पहाड़, वही हवा। लेकिन कुछ था जो पहले जैसा नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में उम्मीद और दिल में बोझ दोनों साथ थे। घर कैसा होगा, दीदी कैसी होंगी, सोचकर उसका मन भारी भी होता, बेचैन भी। अंशुमान और उसकी बहन अनन्या बचपन से ही एक दूसरे के सबसे बड़े साथी थे। माँ के गुजरने के बाद अनन्या ने ही घर संभाला था। पिता का व्यापार धीरे धीरे गिर गया था और घर पर आर्थिक संकट छाया रहता। इन्हीं हालातों ने अंशुमान को पढ़ाई छोड़कर बाहर नौकरी करने को मजबूर कर दिया था। 5 साल तक उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन अब पिता की बीमारी की खबर ने उसे खींच लाया था। बस जैसे ही रुकी, वह कूदकर नीचे उतरा और सीधे घर की ओर पैदल चल पड़ा। रास्ते में पुरानी गलियां, बचपन के खेल की जगहें और दुकानें देखते हुए यादें उमड़ती रहीं। लेकिन जैसे ही वह अपने घर के सामने पहुंचा, वह एक पल के लिए ठिठक गया। मुख्य दरवाजा आधा खुला था और अंदर से अनजान लोगों की तेज आवाजें आ रही थीं। क्या कोई मुसीबत है? उसने मन ही मन कहा और तेज कदमों से भीतर घुसा। अंदर दृश्य ऐसा था जैसे घर को तूफान ने झकझोर दिया हो। कागज बिखरे थे, अलमारी खुली थी, अनन्या किसी से उलझी हुई थी। सामने 2 आदमी खड़े थे, एक सूट में, दूसरा उसके साथ खड़ा एक सहायक। उनकी आंखों में अहंकार था। अंशु, तुम लौट आए। उसकी आंखें नम हो उठी। अंशुमान आगे बढ़ा। दीदी, ये लोग कौन है? पहला आदमी मुस्कुराया, तीखी बनावटी मुस्कान। मैं विक्रम साहनी हूं। तुम्हारे पिता ने जो कर्ज हमसे लिया था वो अब बहुत बढ़ चुका है। चुकता न होने पर हम ये घर लेने आए हैं। अंशुमान का खून खौल गया। ये हमारा पुश्तैनी घर है, आप लोग ऐसे कैसे घुस सकते हैं? विक्रम चुपचाप एक फाइल आगे बढ़ा देता है। कागजात सब कुछ साबित कर देते हैं। समय पर भुगतान नहीं हुआ। अब या तो पैसे दो या घर। और हाँ, तुम्हारे पिता की हालत तो मुझे मालूम है। अस्पताल का बिल भी चढ़ रहा होगा। अनन्या ने धीमी आवाज में कहा। अंशु, पापा की तबीयत और बिगड़ रही है। मैं 1 महीने से कोशिश कर रही हूं, लेकिन इसकी आवाज भर्रा गई। अंशुमान ने उसकी हथेली दबाई। अब मैं आ गया हूं दीदी, कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। विक्रम ने कंधे उचकाकर कहा। ठीक है, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है, नहीं तो हम घर खाली करवा देंगे। दोनों आदमी चले गए। दरवाजा पीछे से जोर से बंद होता है। कमरे में सन्नाटा फैल गया। अनन्या ने धीरे से कहा, मुझे डर लग रहा है अंशु। ये घर हमारी माँ की आखिरी निशानी है। मैं इसे खो नहीं सकती। अंशुमान ने गहरी सांस ली। हम इसे किसी भी कीमत पर बचाएंगे। उन्होंने साथ बैठकर पिता की दवाइयों, अस्पताल के बिल, कर्ज की रकम, सबकी फाइलें फैलाकर देखी। रकम जितनी थी, सुनकर भी दिल बैठ जाए। कई लाख। अंशुमान ने 5 साल की सारी कमाई भेजी थी, लेकिन हालात इतने बिगड़ गए थे कि सब पानी हो गया। अनन्या बोली, एक रास्ता है, लेकिन बहुत मुश्किल। कौन सा? माँ की छोड़ी हुई वो जमीन जो पहाड़ी के पार है, उसे बचपन में कभी संभाला नहीं गया। लोग कहते हैं कि वह जगह सूनी है और रास्ते भी टूट चुके हैं, लेकिन अगर हम उसे बेच पाए तो शायद कर्ज उतर सकता है। अंशुमान चौंका। वह जमीन तो बरसों से जंगली हो चुकी होगी और वहां जाने में भी खतरा है, पर वही एक उम्मीद है अंशु। अंशुमान खड़ा हुआ। तो फैसला हो गया, हम कल सुबह निकलेंगे, चाहे जितनी मुश्किल हो, हम साथ हैं। अनन्या मुस्कुराई, वो मुस्कान जो पूरे घर को उजाले से भर देती थी। हाँ अंशु, साथ है। बरसात तेज हो चुकी थी। घर की छत पर बूंदें गिर रही थीं, दीवारों पर परछाइयां हिल रही थीं। दोनों भाई बहन पहली बार इतने सालों बाद साथ बैठे थे और उनके सामने खड़ा था एक ऐसा तूफान जिससे गुजरने के लिए उन्हें पहले से कहीं ज्यादा हिम्मत चाहिए थी। लेकिन अंधेरे के बीच कहीं एक हल्की सी चिंगारी भी जल रही थी, जो बताती थी कि कहानी अब शुरू हुई है। अगली सुबह सूरज बादलों के पीछे से झांक रहा था। हवा में मिट्टी की खुशबू थी। अंशुमान और अनन्या पहाड़ी के रास्ते पर चल पड़े। उनके हाथों में सिर्फ एक पुराना नक्शा और पानी की बोतल थी। रास्ता यही है?
अंशुमान ने झाड़ियों से भरे संकरे पथ को देखते हुए पूछा। हाँ, माँ हमें बचपन में ये रास्ता दिखाया करती थी। अनन्या की आवाज में नॉस्टैल्जिया और दुख दोनों थे। रास्ता जैसे जैसे ऊपर जाता वैसा ही कठिन हो जाता। सूखे पत्तों पर कदम फिसलते, कभी झाड़ियां कपड़े अटकाती तो कभी पत्थर लुढ़कते, लेकिन दोनों चलते गए, अडिग, चुप और एक दूसरे पर भरोसा रखते हुए। करीब 1 घंटे बाद उन्हें एक पुरानी टूटी हुई पत्थर की दीवार दिखाई दी, जमीन की सीमा। लेकिन इससे पहले कि वे आगे बढ़ते, अचानक झाड़ियों में कुछ सरसराया। कौन है? अंशुमान ने आवाज लगाई। एक बूढ़ा आदमी सामने आया, लंबी दाढ़ी, फटे कपड़े और आंखों में अजीब सी चमक। तुम दोनों यहां कैसे? उसने पूछा। हम इस जमीन के मालिक हैं। अंशुमान आगे बढ़ा। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। मालिक? यह जमीन वर्षों से किसी ने नहीं देखी। तुम कौन हो? मैं अंशुमान, और ये मेरी बहन अनन्या। हम माँ की छोड़ी हुई जमीन देखने आए हैं। यह सुनते ही बूढ़े की आंखों में जैसे कोई हलचल हुई। तुम सरिता के बच्चे? अनन्या चौंक गई। आप माँ को जानते थे? बहुत अच्छी तरह, बूढ़े ने कहा। मैं तुम्हारी माँ का पुराना पड़ोसी और दोस्त था। जब वह युवा थी, इस जमीन को संवारने के सपने देखती थी, लेकिन फिर बीमारी ने उन्हें धीरे धीरे कमजोर कर दिया और जमीन उजड़ गई। अनन्या की आंखें भर आई। तो यह जगह अब कैसी हालत में है? बूढ़ा आदमी इशारे से उन्हें अंदर की ओर ले गया। अंशुमान और अनन्या ने जो देखा, उससे दोनों स्तब्ध रह गए। जगह उजड़ी हुई नहीं थी, बल्कि आधी जमीन अब हरे पेड़ों, औषधीय पौधों और एक छोटी झील से भरी हुई थी, मानो किसी ने वर्षों तक इसे चुपचाप संभाला हो। अंशुमान ने पूछा, यह सब किसने किया? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। मैंने, क्योंकि मैंने सरिता से वादा किया था कि मैं इस जमीन को मरने नहीं दूंगा। दोनों भाई बहन चुप खड़े रहे। यह खुलासा उनके लिए अनमोल था। अनन्या ने कहा, हमें यह जमीन बेचनी है, कर्ज बहुत बड़ा है। बूढ़े के चेहरे पर गहरी चिंता झलक उठी। बेचना? यह जमीन बहुत कीमती है, पैसे से नहीं बल्कि प्रकृति से। इसमें औषधीय पौधे हैं, जैविक खेती की संभावनाएं हैं। अगर तुम चाहो तो खुद इसे बेहतर बना सकते हो। अंशुमान ने सिर हिलाया। चाहना बहुत कुछ है, लेकिन हमारे पास समय ही नहीं है। 3 दिन में घर जाने वाला है। बूढ़ा गहरी सांस लेकर बोला, एक रास्ता है। दोनों उसकी तरफ देखने लगे। यह जमीन एक रिसर्च सेंटर खरीदना चाहता था। उन्होंने मुझसे संपर्क किया था। अगर तुम चाहो, मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकता हूं। वह कीमत अच्छी देंगे, इतनी कि तुम्हारा कर्ज उतर जाए और कुछ बच भी जाएगा। अनन्या की आंखों में उम्मीद चमकी। तो फिर देर किस बात की? बूढ़ा बोला, फिर चलो बच्चों। चलते चलते बारिश शुरू हो गई। बूढ़ा आगे आगे और भाई बहन पीछे पीछे। बूढ़ा धीरे से बोला, तुम दोनों का साथ बहुत मजबूत है। दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं तोड़ पाएगी। काफी सफर के बाद वे रिसर्च सेंटर के अस्थायी कैंप तक पहुंचते हैं। टीम जाने की तैयारी कर रही थी। अंशुमान ने सांस संभालते हुए कहा, हमें आपकी जमीन के प्रस्ताव के बारे में बात करनी है। टीम लीडर ने उन्हें बैठाया। बूढ़े आदमी की गवाही और जमीन की तस्वीरें देखकर टीम प्रभावित हुई। उन्होंने जगह देखने की मांग की। अंशुमान उन्हें तुरंत वहां ले गया। शाम तक निरीक्षण चलता रहा। आखिरकार टीम लीडर बोला, हम तैयार हैं। हम ये जमीन खरीदेंगे और भुगतान आज ही कर देंगे। अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले, राहत के, जीत के और मां की याद के। अंशुमान ने बूढ़े का हाथ पकड़कर कहा, आप न होते तो हम कभी ये नहीं कर पाते। बूढ़ा मुस्कुराया। सरिता ने कहा था, जब भी तुम्हारे बच्चों को मेरी जरूरत पड़े, मैं हमेशा रहूंगा। शाम के ढलते ही दोनों भाई बहन घर पहुंचे। विक्रम साहनी पहले से वहां इंतजार कर रहा था। समय खत्म हो, वह बोल ही रहा था कि अंशुमान ने कागज और रसीदें उसकी तरफ बढ़ाई। कर्ज चुक चुका है और घर हमारा है। विक्रम का चेहरा उतर गया। अनन्या ने दृढ़ आवाज में कहा, अब इस घर में कोई बेइज्जती लेकर नहीं आएगा। विक्रम बिना जवाब दिए चला गया। घर का दरवाजा बंद हुआ और दोनों भाई बहन ने चैन की सांस ली। अनन्या बोली, अंशु, तू आया नहीं होता तो मैं क्या करती? अंशुमान मुस्कुराया। परिवार छोड़ने की चीज नहीं है दीदी, चाहे 5 साल हों या 50।
हम हमेशा साथ रहेंगे। बरसात थम चुकी थी, रात साफ थी और घर पहली बार इतने लंबे समय बाद उजला लग रहा था।